वह अपनी बड़ी और शानदार गाड़ी को कंपनी के मेन गेट पर पार्क करके पूरे रुतबे के साथ बाहर निकला। अपनी शाही चाल और पर्सनैलिटी में एक गहरा घमंडी अंदाज लिए वह बिल्कुल लापरवाही से कंपनी के अंदर दाखिल हुआ। कुमार के कदम जैसे ही रिसेप्शन की ओर बढ़े, वहां खड़ी लड़की पूरे सम्मान के साथ अपनी जगह छोड़ते हुए उसे गुड मॉर्निंग कहा। कुमार ने बस हल्का सा सिर झुकाकर उसे विश किया, जवाब दिया और बिना रुके आगे बढ़ गया। रिसेप्शन पर बैठी वह लड़की बड़ी हसरत भरी नजरों से उसे जाते हुए देख रही थी। 6 फीट से भी ज्यादा लंबी हाइट, कसरती और फिट बॉडी, बेहद खूबसूरत गोरी रंगत, काली गहरी नसीली आंखें, सीधी नाक और मर्दाना खूबसूरती बिखेरते भरे भरे होंठ। वह हमेशा की तरह आज बेइंतहा हैंडसम लग रहा था। उसकी एक झलक ही सबकी नजरों को अपनी ओर खींचने के लिए काफी थी। वह वीआईपी लिफ्ट में गया और 5वीं मंजिल पर पहुंचते ही जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उसका असिस्टेंट तन्मय उसके साथ कदम मिलाते हुए तेजी से चलने लगा। नमस्ते सर, आज दोपहर ठीक 1 बजे धनंजय मेहरा जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आएंगे। 3 बजे बीआर कंपनी के साथ आपकी मीटिंग है। रात को कॉन्ट्रैक्ट साइन की ग्रैंड पार्टी रखी गई है सर। आपके जरूरी पेपर्स आपके केबिन में पहुंचा दिए गए हैं, आप एक बार उन्हें देख लें। कुमार ने बस शॉर्ट से ठीक कहा और अपने ऑफिस के केबिन में चला गया। अंदर का नजारा देखा, वह 1 सेकंड के लिए रुका, फिर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हे महादेव, हे नारायण, हमारे किए कराए सारे पाप माफ कर दीजिएगा प्रभु, जिनकी वजह से मेरी और मेरे दोस्त की शादी नहीं हो पा रही है। लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए विवान बड़े ही नाटक के अंदाज में अपनी बात कह रहा था। भगवान के लिए विवान, अपने पाप तुम खुद ही गंगा जी में जाकर धुलवाओ, मेरे हिस्से में मत डालो। कम से कम आज तो अपना मुंह बंद करके काम कर लो। इतना काम देखकर मेरी बीपी लो हो रहा है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है, कुमार ने चिढ़कर कहा। विवान चिढ़ कर बोला, बेटा तुझे अकेले काम नहीं करना पड़ रहा है, मेरी जवानी भी तेरे इन कागजों के साथ ही खत्म हो रही है। काश कोई चमत्कार हो जाए, ऊपर से कोई अप्सरा ही टपक जाए ताकि फीकी जिंदगी कुछ तो रंगीन दिखाई दे। विवान के इस बकबक पर अचानक ब्रेक तब लगा जब उसके सिर पर एक भारी हाथ की चोट पड़ी। वो गुस्से से कुमार को देखने लगा, जो हाथ में पेपर वेट उठाए उसे ही घूर रहा था। काश तुझे पैदा करने से पहले तेरे पेरेंट्स ने थोड़ा सोचा होता। पहले अपने घर की उस झांसी की रानी को तो कहीं ठिकाने लगा, उसके बाद किसी मासूम लड़की की लाइफ खराब करने के बारे में सोचना। इससे पहले ये सपना सच नहीं हो सकता। उस झांसी की रानी यानी सगुनी का जिक्र आते ही कुमार की आंखें में एक अलग ही एहसास सी चमक दौड़ गई। वह एक ऐसी तड़प थी जिसे उसने विवान को छुपाने के लिए तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नहीं यार कुमार, वो कोई झांसी की रानी नहीं और ना ही मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है, वो तो तेरे जिगर का टुकड़ा है। विवान की आवाज में अपनी बहन के लिए बहुत प्यार झलक आया। उसके लिए मैं कोई लड़की तो क्या अपनी पूरी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता हूँ। बहुत छोटी थी जब माँ ने उसे जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, उसके लिए दिन रात एक कर दिए। वह सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। विवान की आंखों में सगुनी के लिए नमी और होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। कुमार अपनी नजरें इधर उधर चुराते हुए बोला, ताकि उसके दिल का हाल चेहरे पर ना आ जाए। जानता हूँ यार कि सुगनी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, लेकिन एक ना एक दिन तो उसकी शादी करनी ही होगी ना। एक भाई होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उसके लिए कोई ऐसा राजकुमार ढूंढो जो उसे तुमसे ज्यादा प्यार करे और उसका साथ निभाए। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि उसकी जल्दी किसी अच्छे घर में शादी कर दूं, लेकिन तू तो जानता है वह कैसी है। मेरे अलावा वो किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। जहाँ तक कि मुझे भी उसकी बेरुखी कितनी बार झेलनी पड़ी है। विवान ने बेबसी से अपना माथा पकड़ लिया। कुमार के होठों पर
एक हल्की मुस्कान आ गई। उसे वो पल याद आ गया जब उसे विवान की दोस्ती के खातिर शगुनी की कड़वी और तीखी बातों को चुपचाप सहना पड़ा था। शगुनी और विवान के पिता पशुपतिनाथ एक निहायत ही अय्याश और बिगड़े हुए इंसान थे। वो अपने हिसाब दौलत की उनका दिमाग खराब कर रखा था। विदेश में अकेले रहने के बाद वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जब वो वापस लौटे तो उनके पिता प्रताप सिंह ने एक बेहद शालीन और संस्कारी घराने की लड़की देवकी से उनकी शादी करवा दी। पशुपति को वो संस्कारी बीवी मिल रही थी जो उनके पैरों की दासी बनकर रहे। और क्या चाहिए था, खूबसूरती तो उनके खानदान की विरासत थी। पर पशुपति को अपने एक विदेशी दोस्त विनीता से प्यार हो गया और उन्होंने पिता के विरोध के बावजूद उसे दूसरी शादी कर ली। देवकी और विनीत अब एक ही छत के नीचे रहने लगे। पशुपति और विनीता की बेशर्म हरकतें, आए दिन की पार्टियां और शराब के दौर देखकर देवकी जी दिन रात आंसू बहाती रहती। वह एक साधारण परिवार से थी, छोड़कर जाती भी तो कहाँ। 1 साल बाद विवान पैदा हुआ। देवकी जी को लगा कि पिता बनने के बाद शायद पशुपति सुधर जाए, पर उनकी आदत नहीं बदली। समय बीतता गया। दादाजी प्रताप सिंह भी इस दुनिया से चले गए। अब तो पशुपति को और भी आज़ादी मिल गई। विवान बड़ा हो रहा था। वो अपने बाप को यह गंदा बर्ताव, शराब और माँ के साथ होने वाले गलत व्यवहार अपनी आंखों से देखता था। विवान के अंदर एक आग जल रही थी। विवान के जन्म के 8 साल बाद शगुनी पैदा हुई। पशुपति का व्यवहार अब देवकी जी के साथ और भी हिंसक हो गया था। शगुनी के पैदा होने के ठीक 1 साल बाद देवकी जी की मौत हो गई। पशुपति को तो 2 दिन तक पता ही नहीं चला कि उनकी पत्नी मर चुकी है। 9 साल के विवान के लिए 1 साल की नन्ही शगुनी को संभालना मुश्किल जैसा था। माँ के मरने की तीसरी ही रात दोनों बच्चे पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पशुपति ने उस रात सारी हदें पार कर दी। वो अपने अय्याश दोस्तों को घर ले आया। विवान को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ तो उसने डर के मारे शगुनी को पुरानी अलमारी के कपड़ों के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर आया। उसने पशुपति नाथ खड़े थे, उनके पीछे 3 और वैसी दरिंदे और 2 औरतें थी। ये सब शराब के नशे में डूबे थे। पशुपति तो सोफे पर गिरते ही बेहोश हो गया, लेकिन उसके तीनों दोस्त अपनी हवस भरी नजरों से साथ उन औरतों के साथ वहीं शर्मनाक हरकतें करने लगे। मासूम विवान ये सब देखकर बुरी तरह डर गया। वो इतना बड़ा नहीं था कि इन घिनौनी हरकतों के पीछे छिपी दरिंदगी को पूरी तरह समझ पाता। मासूम विवान का नन्हा सा दिल डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। उसे उस खौफनाक मंजर से भागने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों ने उसे एक से एक बढ़कर विवान की नाजुक बाजू को बेरहमी से पकड़ लिया और उसे घसीट कर सोफे पर पटक दिया। वो वैसी दरिंदे विवान को गलत तरीके से छूने लगा। विवान पूरी ताकत लगाकर विरोध किया और उसके कोमल गाल पर एक जोरदार चांटा मारा गया। जब विवान के चीखने और अपनी माँ को पुकारने की कोशिश की तब वे लोग उसके सामने ही उन औरतों के साथ वो सारी गंदी और शर्मनाक हरकतें करते रहे। अगले ही पल विवान की दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, बेकाबू होता रहा, रोता रहा, लेकिन उसके अपने बाप पशुपतिनाथ पास में सोफे पर नशे धूस पड़ा रहा। विवान उस रात बहुत बुरी तरह तड़प तड़प कर रोया था, जिसके जख्म और अपमान के निशान बड़े होने के बाद भी उसके शरीर और रूह पर मौजूद रहे। सुबह के वक्त उनकी नौकरानी, जो एक विधवा महिला थी, क्वार्टर से आई थी। उस सबसे पहले बच्चों को देखने अंदर पहुंची, लेकिन अंदर विवान खून से लथपथ बुरी हालतों में फर्श पर पड़ा देखकर उनकी चीख निकल गई। वो इतनी बुरी तरह जख्मी था कि देखकर रूह कांप जाए। अंदर कहीं से नन्ही सुगनी को रोने की दबी दबी आवाज आ रही थी, लेकिन वह तो विवान की हालत देखकर सुन हो चुकी थी। वे तीनों दरिंदे उन औरतों के साथ फरार हो चुके थे। उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर विवान को अपनी चादर में लपेटा और बाहर खड़े गार्ड को बुलाकर पुलिस को खबर दी। नौकरानी ने अंदर जाकर जैसे तैसे शगुनी को ढूंढ निकाला। अलमारी बंद रहने के कारण उस मासूम बच्ची को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो दोनों बच्चों को लेकर तुरंत अस्पताल
भागी और उनका इलाज करवाया। सगुनी तो जल्दी संभल गई, लेकिन विवान का इलाज काफी लंबे समय तक चला। उसके चोट और मानसिक जख्म बढ़ने में बहुत वक्त लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। पशुपतिनाथ को ये मालूम नहीं था कि उसके बच्चे कहाँ हैं। उसने उन्हें ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं की और एक बार फिर अपनी अय्याश जिंदगी में मस्त हो गया। इस हादसे के बाद विवान ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। वह विधवा नौकरानी, जिनका नाम यशोदा मौसी था, उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले गई। अब उन मासूमों के सिवा दुनिया में उनका कोई नहीं था। उन्होंने विवान और सगनी को अपने सीने से लगा लिया और दोनों भी उन्हें माँ मानने लगे। विवान बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। वह जगह जगह जाता, छोटे छोटे काम करता और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखता। वह एक बेहद काबिल, होशियार और मेहनती लड़का था। उनकी लगन देखकर उसके टीचर्स और जान पहचान वालों को उसकी हर संभवतः मदद की। वह दिन रात एक करके पढ़ाई और मेहनत करता। अपनी छोटी बहन सगुनी बड़े लाड़ प्यार से पाल रहा था। दिन गुजरते गए और बच्चे जवानी की दहलीज पर पहुंच गए। विवान जब 20 साल का था तब उसकी मुलाकात कुमार से हुई। कुमार एक बेहद अमीर और बड़े हिंदू परिवार का इकलौता बेटा था। वह जितना खूबसूरत था उतना ही स्वाभिमान और घमंडी भी। उसका पूरा परिवार विदेश में रहता था और यहाँ अपने पिता का बिजनेस बढ़ाने आया था। एक एक्सीडेंट के दौरान उसकी मुलाकात विवान से हुई। कुमार की एक बड़ी दुकान शॉप से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि तभी वो बहुत बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक ट्रॉल उसकी तरफ तेजी से आया, जिससे पहले कि वो तेज रफ्तार गाड़ी कुमार को कुचल देती। विवान बिजली की फुर्ती से दौड़ा। उसने कुमार को एक तरफ धक्का दे दिया। विवान खुद उस गाड़ी के सामने आ गया। किस्मत ने उसे सिर पर और हाथ पर बस हल्की चोट आई, वरना वो एक्सीडेंट जानलेवा हो सकता था। जब तुम्हें पता था कि गाड़ी मेरी तरफ आ रही है तो तुम खुद सामने क्यों आए? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? कुमार ने हैरानी और घबराहट में पूछा। विवान ने दर्द के मारे कराहते हुए उठने की कोशिश की तो कुमार ने फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। वह घमंडी राजकुमार, जो बड़े बड़े लोगों से बात करना अपनी बेइज्जती समझता था, उस वक्त अपना उसका दिल विवान के लिए बुरी तरह पिघल गया। कुमार ने धीरे से विवान को अपने सीने से लगा लिया और कहा, थैंक यू। विवान एकदम से हैरान रह गया। कुमार उसकी ही उम्र का था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी में एक जादुई अट्रैक्शन था। कीमती कपड़े, महंगे जूते, तीखे नैनक, ऊंचा कद, विवान की कई गुना ज्यादा मजबूत शरीर, कुमार के शरीर से अति शानदार खुशबू विवान को थोड़ा हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। माफ कीजिएगा सर, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, विवान ने खुद उससे दूर करने की हल्की मुस्कान के साथ कहा। कुमार ने विवान के कंधों को मजबूत से थाम कर अपने पास खींच लिया और बोला, दोस्ती में न सर होता है, न माफी और न फॉर्मेलिटी, तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्त कुमार के दोस्ताना अंदाज में हंसते हुए कहा, मेरा नाम कुमार सिंघानिया है और अब तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया। जब तक मैं लोगों को मेरी प्रॉपर्टी के पीछे भागते देखा था, लेकिन तुम जैसे बहादुर और खुददार इंसान पहली बार देखा है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कुमार की प्यार भरी जिद पर विवान ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। मैं आपकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ सर। आपने और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। कुमार के चेहरे की चमक थोड़ी कम हुई, पर उसने सीरियस होकर कहा, सच्ची दोस्ती ऊंच नीच नहीं, बल्कि वफादारी और प्यार देखती है, जो मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। मुझे लगता है तुम ही किसी अच्छे खानदान से हो, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। कुमार का सही अंदाजा देख विवान हैरान रह गया और उसी दिन उसे अपनी जिंदगी की सारी कड़वी हकीकत कुमार को बता दी। ये सब सुनकर कुमार का दिल विवान के लिए भर आया। अब से तुम अकेले नहीं हो विवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम यहाँ वहाँ भटकोगे नहीं, तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगे, कुमार के खुशमिजाजी अंदाज में कहा और विवान को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। जब से
विवान के घर पहुंचा और बेल बजाई तो दरवाजे 12 साल की सगुनी ने खोला। तो चोटियां बांधे हिरनी जैसी चंचल आंखें वाली वो मासूम गुड़िया ऐसी लग रही थी मानो कोई नन्ही परी धरती पर आ गई हो। कुमार खोया हुआ सा उसे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल वो बुरी तरह चौंक गया। भाई, वो परी इतनी जोर से चिल्लाई कि कुमार के होश उड़ गए। हे नारायण, मेरे भाई का क्या हुआ? यशोदा अम्मा, जल्दी आइए, देखिए भाई को कितनी चोट लगी है। सगुनी की आंखों में आंसू भरा। उसने कुमार को जोर से पीछे धक्का दिया। वो विवान को संभाल कर अंदर ले जाने लगी। विवान बेचारा हैरान सा कुमार की ओर देख रहा था, जो इस छोटे पैकेट में छिपे इतने बड़े धमाके को देखकर दंग था। सगनी गुस्से में हाथ मचाते हुए बोले जा रही थी, किसने किया आपका ये हाल? नाम बताइए उसका, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी मैं। जानता नहीं है किससे पंगा लिया है? सगुनी नाम है मेरा, उसके खानदान को नानी याद दिला दूंगी। कुमार के माथे का पसीना पोंछते हुए मन ही मन सोचा, अगर इस झांसी की रानी को पता चला कि मैं उसके भाई की हालत के जिम्मेदार हूँ तो ये मेरा काम ही तमाम कर देगी। वह धीरे से बोला, मैं चलता हूँ विवान, अपना ध्यान रखना। तभी सगुनी का ध्यान कुमार पर गया, जिसे वो अब तक इग्नोर कर रही थी। उसने अपनी आंखें छोटी करके पुलिस वाले के अंदाज में कुमार को देखा, जैसे वो कोई मुजरिम हो। ये मिस्टर कौन है भाई? उसने तीखे स्वर में पूछा। विवान ने जल्दी से बात संभाली, सगुनी ये हमारे हमारे गेस्ट हैं। विवान ने कुमार की घबराई हुई हालत देखी तो जल्दी से मोर्चा संभाला। सगुनी ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया था और अब मैं कल से इनके साथ ही इनके ऑफिस में काम करूंगा। सगुनी अपनी कमर पर हाथ रख और आंखें छोटी करके कुमार को देखा। ये अचानक कहाँ से आपका दोस्त पैदा हो गया भाई? आप तो कहते थे सगनी तू ही मेरी दोस्त है, तू ही मेरी दुनिया, और आज आपने पार्टी बदल दी। आप किसी और को दोस्त बना रहे हैं। सगनी जैसे ही कुमार की ओर झपटने को हुई, वो बेचारा कुमार तेजी से दरवाजे की तरफ भागा और अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। सगनी पीछे से चिल्लाई, छोड़ूंगी नहीं आपके इस नए नवेले दोस्त को। बड़ा आया आपका दोस्त बनने वाला। वो बड़बड़ाते हुए विवान की ओर मुड़ी। आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाना लाती हूँ। वो हवा में मुक्का लहराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। विवान ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बाल बाल बच जाने पर भगवान का शुक्रिया किया। अगले दिन विवान अच्छे से तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आया। यहाँ यशोदा मासी पराठे परोस रही थी और सगनी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहने नाश्ता कर रही थी। मेरी प्यारी गुड़िया, विवान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वह मुंह बनाते हुए उठ खड़ी हुई। अरे सगनी बेटा, भाई को तो नाश्ता कर लेने दो, यशोदा मौसी उसे टोकते हुए कहा। रहने दीजिए यशोदा मौसी, लड़का तो हाथ से निकल चुका है। सगनी ने विवान की ओर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, कल आपने देखा नहीं, इनके उस अमीर नखरीले और नाजुक मिजाज दोस्त को वही खिला देगा इन्हें शाही नाश्ता। अब इन्हें हमारे घी वाले पराठे कहाँ अच्छे लगेंगे। वो देखो तो विवान को रही थी पर बातें मौसी से कर रही थी। तभी बाहर से एक चमचमाती शानदार गाड़ी की तेज हॉर्न सुनाई दी। सगनी भागकर दरवाजे पर गई। उस महंगी गाड़ी को देखकर हैरान रही। अरे यशोदा मौसी, देखना, अब तो गाड़ी भी भेज दी उसे ने। पता नहीं क्या जादू कर दिया है मेरे मासूम भाई पर। मैं बता रही हूँ आपको, ये ले उड़ेगा मेरे भाई को और हम दोनों मुंह देखते रह जाएंगे। बनावटी दुख के साथ आ भरती हुई अपना बैग उठाकर स्कूल के लिए निकल गई। यशोदा मौसी हाथ साफ करते हुए हंसी। हाय नारायण, ये लड़की तो पूरी पागल हो गई है। बोल तो ऐसे रही है जैसे वो लड़का कोई लड़की हो जो इसके भाई को फंसा कर भगा ले जाएगा। मैं तो दुआ करती हूँ तो कोई सुंदर सी लड़की आए और विवान के दिल में बस जाए, पर ये तो लड़के पर ही शक कर रही है। विवान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। यशोदा मौसी, वह मुझसे बहुत प्यार करती है इसीलिए ऐसा बोल रही है। आप बस मेरे लिए दुआ करना। ये कहकर विवान बाहर निकला और गाड़ी में बैठ गया। जब वो कुमार इंटरप्राइजेस की आलीशान बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो कुमार बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। देखते ही कुमार ने उसे गले लगा लिया। यार, कल के लिए मैं माफी चाहता हूँ, सगनी कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। विवान ने मुस्कुरा कर कहा, वह ऐसी ही है, शरारती, चंचल और नटखट। मैंने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। वो मेरा बच्चा है, इसीलिए मेरे मामले में किसी को
बर्दाश्त नहीं करती, मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है। कुमार की आंखों में एक गहरी समझ और तारीफ चमक उठी। मैं समझ सकता हूँ विमान, तुम जिसे तरह अपना पास्ट बताया वो बहुत दर्दनाक है। ऐसे हालत में खुद को संभालना और एक नन्ही बच्ची की परवरिश करना, ये तुम जैसे बहादुर इंसान ही कर सकता है। सगनी बहुत लकी है जिसे तुम जैसे रक्षक भाई मिला। कुमार हंसते हुए आगे बढ़ा। और वैसे मेरी तौबा, अब मैं दोबारा उसके सामने गया तो कहीं वो मुझे कच्चा ही न चबा जाए। वक्त का पहिया तेजी से घुमा। कुमार और विवान की मेहनत रंग लाई। 6 सालों में उनका बिजनेस पूरे देश में फैल गया और उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। एक शाम कुमार ने फोन पर विवान को डपटते हुए कहा, विवान आज मुझे हर हाल में इस बिजनेस को अवार्ड फंक्शन में आना पड़ेगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तेरे बिना मैं अकेले अवार्ड कैसे लूंगा? यार समझा कर सगुनी के साथ एक सरप्राइज प्लान किया है। मैं नहीं आ सकता वरना वो चुड़ैल मेरा खून पी जाएगी। विवान ने बेबसी से कहा और फोन काट दिया। फंक्शन में जब अनाउंसमेंट हुई, इस साल का बेस्ट बिजनेस अवार्ड जाता है मिस्टर कुमार सिंघानिया को। कुमार स्टेज पर चढ़ा और अवार्ड हाथ में लेकर बोला, मेरी कंपनी आज जिस मुकाम पर है उसके पीछे केवल मेरी नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त और भाई विवान की मेहनत है। ये अवार्ड उसे डेडिकेट करता हूँ। हॉल में तालियों की आवाज से गूंज उठा। कैमरों की चमक में कुमार किसी साक्षात फरिश्ते जैसा लग रहा था। न जाने कितनी लड़कियों के दिल उसे देखकर धड़क रहे थे। अवार्ड के साथ कुमार को एक आलीशान बंगला और कीमती गाड़ी भी मिली, पर इन सब से लगाव नहीं था। वो फूलों का एक बड़ा बुके और गिफ्ट लेकर सीधे विवान के घर ही और निकल पड़ा। 6 साल बाद वो दोबारा उस दरवाजे पे खड़ा था। एक्साइटमेंट में इतना था कि अंधेरे में उसे बेल पर हाथ रखा तो हटाना ही भूल गया। उस समय आसमान में चांद की ठंडी रोशनी फैली हुई थी। तभी एक झटके से दरवाजा खुला। कुमार की उम्मीद थी कि विवान होगा पर उसे गले लगा लेगा, लेकिन सामने जो खड़ा था उसे देखकर कुमार का मुंह खुला का खुला रह गया। सामने 12 साल की वो छोटी बच्ची नहीं बल्कि 18 साल की एक बेहद खूबसूरत और नाजुक कली खड़ी थी। शगुनी, जिसके लंबे बाल उलझे हुए अंदाज में पीठ पर बिखरे थे, जिसकी गोरी रंगत गुस्से से लाल हो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुमार को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी भस्म कर देगी। वो गुलाब की तरह खिल चुकी थी। शगुनी ने झट से आगे बढ़कर कुमार का कोट पकड़ लिया। कुमार डर के एकदम पीछे हटा। 6 फीट का वह शक्तिशाली नौजवान उस चांदनी रात में उस नाजुक सी लड़की को देखकर जैसे अपना दिल अपनी रूह सब कुछ हार बैठा था। कहाँ भाग रहे हो? शगुनी की आवाज में वही पुराना तीखापन था, पर अब मैं इसे में एक कशिश भी थी। बेल तो ऐसे बजा रहे थे जैसे हम आपके नौकर बने बैठे हों और आप कोई राजकुमार जिनके लिए हम उड़कर दरवाजा खोलेंगे। अरे हम इंसान हैं। कुमार उस पर बस सुन खड़ा रहा। उसकी आंखों में शगुनी के लिए एक ऐसा गहरा अट्रैक्शन और रोमांस जन्म ले रहा था जिसे वो चाहकर भी अब बच नहीं सकता था। पैरों से चलकर आते और दरवाजा खोलते 2 पल नाम का सुकून नहीं मिला था हमें। अब जब देखो तब टन टन बेल बजा देते हो। शगुनी गुस्से से लगातार बोली जा रही थी और कुमार उसे देखकर अपनी होश आवाज को खो बैठा था। उसकी जुबान के तीखे कड़वे बोल सुनकर एक गहरा झटका खाकर जैसे नींद से जागा, तभी पीछे से विवान भागता हुआ आया। उसने शगुनी के मुंह पर हाथ रखकर उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। कुमार, तू अंदर आ जा यार, ये तो एक नंबर की पागल है। उसकी बात को बुरा मत मानना, तू जानता है ना इसे, विवान ने शर्मिंदगी से कहा। विवान के हाथ हटाते ही शगुनी ने भाई के हाथ पर जोर से काट लिया। अच्छा तो मैं पागल हूँ? वाह भैया, क्या रिश्तेदारी निभाई आपने। कल की दोस्ती के लिए आपने खून के रिश्ते को ही पराया कर दिया। सच कहते हैं लोग, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मेरा तो अपना सगा भाई मेरा नहीं रहा। चुप कर जा मेरी माँ, वो पहली बार घर आया है, कुछ तो मेरी इज्जत रख लो। विवान ने लाचारी से उसके सामने हाथ जोड़ दिए। भाई बहन के इस दिलचस्प खट्टे मीठे सीन को देखकर कुमार के चेहरे पर एक रूहानी मुस्कान आ गई। वह धीरे से घर के अंदर आया जहाँ पूरे घर अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था। हाँ हाँ, जा रही हूँ। आपको हमेशा मुझसे ज्यादा अपने ये दोस्त ही प्यारा होता है। मेरी तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं है। जब देखो तब काम काम काम। अभी इन्हीं के साथ जाइए और काम कीजिए। आंखों में मोटे माटे आंसू भरकर
सगुनी पलटकर जाने लगी। वो अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी, अचानक पूरे घर की लाइट जल उठी। हैप्पी बर्थडे सगुनी, विवान ने खुशी के साथ गाते हुए सगुनी को अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। यशोदा मौसी वहीं सोफे पर बैठे तालियां बजा रही थी। सगुनी पूरे घर को रंग बिरंगे गुब्बारे और डेकोरेशन घिरा देख दंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भाई उसके लिए इतना सुंदर सरप्राइज दिया है। रोते रोते भी खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन इसी बीच कुमार के दिल में प्यार की आग जल चुकी थी। सगुनी के चेहरे पर बिखरे वो रोशनी बाल, गुलाब की जैसी रंगत, मासूम चेहरा, छोटी सी सीधी नाक और वो हिरनी जैसी आंखें देखकर कुमार का दिल एक पल को धड़कना भूल गया। वह तो पहली ही नजर में उसकी सच्ची मोहब्बत की जादू में कैद हो चुका था। उसका चांद रूप चांदनी की किरणों से भी ज्यादा साफ और पवित्र लग रहा था। वो खूबसूरत तो थी, मगर उसकी खूबसूरती दिल की धड़कन इस कदर बढ़ा देगी, ये कुमार नहीं जानता था। तभी विवान केक लेकर आया और तालियों की गूंज से शगुनी ने केक काटा। सबसे पहले उसने विवान और फिर यशोदा मौसी को केक खिलाया। कुमार के दिल में भी एक दबी सी इच्छा जागी कि काश वह उसे भी अपने हाथों से केक खिलाए। तभी विवान केक का एक टुकड़ा उठाकर कुमार को खिलाया और उसकी वह इच्छा अनजाने में पूरी कर दी। हम तो बिना बुलाए मेहमान ठहरे, सगुनी ने तिरछी नजर से कुमार पर ताना मारा। विवान ने बनावटी नाराजगी उसे देखा, फिर कुमार की तरफ मुड़ा, जो अभी बिना किसी झिझक से मुस्कुरा रहा था। बिन बुलाए मेहमान सही, लेकिन गिफ्ट जरूर लाए हैं। कुमार ने फूलों का बुके विवान को दिया और साथ ही नई गाड़ी की चाबी और फाइल भी उसे थमा दी। सगुनी ने अपनी आंखों में एक शिकारी सी चमक लिए कुमार को घूरा, फिर पैर पटकती हुए अपने कमरे में चली गई। कुमार ने आखिरी बार उसे जी भर कर देखा तो तू जानता था यार, सगुनी को ये ऐसी जंगली बिल्ली है, जब तक किसी की नाक में दम कर दे उसे चैन नहीं मिलता। उसकी बात का बुरा मत मानना, दिल की बहुत साफ है। विवान सफाई देने लगता। कुमार ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं जानता हूँ यार, मुझे उसकी कोई बात बुरी नहीं लगी और ये गिफ्ट तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। हाँ, ये फूल तुम सनारभम को दे सकते हो। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। मोहब्बत ने चुपके से कुमार के खामोश दिल पर ऐसी दस्तक दी थी कि वक्त के साथ वह प्यार के समंदर में डूबता ही चला गया। लेकिन उसे अपनी ये फीलिंग्स विवान से हमेशा छुपा कर रखी। उसे डर था, यदि उसके भाई जैसे दोस्त को पता चला कुमार उसकी बहन से प्यार कर बैठा है, तो कहीं वो अपनी दोस्ती न खो दे। वो ये भी जानता था कि शगुनी उसे पसंद नहीं करती। उसे कुमार से यही शिकायत थी कि उसने उसका उसका प्यारा भाई छीन लिया है। एक शाम विवान काम खत्म करके घर जाने ही वाला था कि कुमार ने उसे रोक लिया। यार कुमार, तुझे कितनी बार मना किया है कि रात में अचानक मीटिंग मत रखा कर। मेरी माँ जो घर में बैठी तेरे से जाऊंगा तो साक्षात काली बन जाती है। क्यों अपनी झोली में उसकी बददुआएं समेट रहा है? विवान ने झुंझलाते हुए कहा। कुमार मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि सगुनी पीठ पीछे उसे क्या कुछ नहीं कहती होगी। बस 1 घंटे की बात है यार, छोटी सी मुलाकात है। कुमार उसे लेकर कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, सामने बैठा व्यक्ति को देखकर विवान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पांव भारी हो गए, गुस्से माथे की नसें फड़कने लगी। कुमार ने उलझन भरी नजरों से विवान को देखा, जो अपनी मुट्ठियां भींचकर गुस्से पर काबू कर रहा था। क्या हाल चाल है हमारे शहजादे के? पशुपतिनाथ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और विवान को देखकर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान सजाई। घटिया आदमी, तेरी किस्मत कैसी हुई यहाँ आने की? विवान ने कठोर आवाज में कहा। पशुपति हंसा। आराम से बेटा जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अपने पिता से गले नहीं मिलोगे? कितनी मुश्किलों से तुम्हें ढूंढा है। मिस्टर कुमार सिंघानिया के साथ ये मीटिंग मैंने इसीलिए रखी ताकि तुमसे मिल सकूं। मेरा कोई बाप नहीं, समझा तू? वो मेरे लिए मर चुका है। अब निकल यहाँ से। विवान का गला भराया था। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन सीधे काम की बात करता हूँ। मेरी बेटी सगनी तुम्हारे पास है, उसे मुझे वापस दे दो। अपनी बहन के लिए ऐसे सब सुनकर विवान आपे से बाहर हो गया। उसे झपट कर पशुपति की गर्दन पकड़ ली। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन का नाम लेने की, उसे अपनी बेटी कहने की?
वह उसे मारने के लिए बढ़ा ही था कि कुमार ने बीच बचाव करके मुश्किल से विवान को काबू किया। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें विवान, मेरी बेटी को लेकर भाग गए थे ना तुम, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। मैं उसका पिता हूँ और याद रखना तुम उसे मुझसे छीन नहीं सकते। पशुपति अपनी शर्ट के बटन ठीक करता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाते ही विवान के आंखों में आंसू बेकाबू होकर रहने लगे। क्या पिता ऐसे होते? आज उसे बहुत दर्द हो रहा, तड़प के साथ ये सवाल पूछा। कुमार ने उस खामोशी से अपने गले लगा लिया, लेकिन उसके मन में भी अब सगुनी की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता बैठ गई थी। कुमार ने उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि पशुपतिनाथ ही विवान का वो शैतान बाप है, जिसे अपने बच्चों को साथ इतना गलत किया कि वे बाप के होते हुए भी अनाथों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए थे। मुझे माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था, कुमार ने बेबसी से कहा। विवान को लगेगा जैसे वर्षों बाद आज फिर किसी ने उसे बुरी तरह कुचल डाला हो। नहीं यार, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये कहकर विवान अपने केबिन में आया और मुंह धोने चला गया। कुमार उसे बेहद दुखी नजरों से देख रहा था। तभी विवान का मेज पर रखा मोबाइल बज उठा। भाई हद होती है, कहाँ रह गए आप? और कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? जानते भी हैं मैं कितनी परेशान हो गई थी, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आए क्यों नहीं आप? अब मैं सोने लगी हूँ, आकर जगाइएगा मत मुझे। और मैं खाना भी अपनी उस कुमार महबूबा के साथ ही खा कर आइएगा। लगता है वह अपने ऑफिस के सारे काम आपसे ही करवाते हैं। कॉल उठते ही सगनी एक ही सांस में बोल पड़ी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दूसरी तरफ कौन है। उसकी मीठी और मदहोश कर देने वाली आवाज सुनकर कुमार एक ठंडी आह भर कर रह गया। हेलो, सगनी ने खामोश होते ही कुमार ने भारी और गंभीर आवाज में उसे अपने होने का एहसास दिलाया। कुमार की आवाज सुनते ही सगनी की आंख फटी रह गई। उसे फोन तो भाई को किया था, पर इस इंसान के पास फोन कैसे आया? 6 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सगनी के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के रंग आ गए, लेकिन वह ढिठाई से जवाब का इंतजार करने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि कॉल काट दे, पर भाई की फिक्र में वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। भाई कहाँ है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। कुमार का दिल चाहा कि संजनी के लहजे में अपने लिए भी वो बेचैनी देख सके, पर उसने अपनी भावना छुपा ली। किसी जरूरी काम से गया है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। सब ठीक तो है ना? कुमार के बताने पर उसे तसल्ली हुई। सगनी को पता था विवान अगर सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा करता है तो वो कुमार ही है। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं सुकून से अपने भाई के साथ रहूं। सगनी की यह बात सुनकर कुमार जैसे सुन पड़ गया। उसे इस बात पर गुस्सा और दुख हो रहा था कि वह उसे इतनी नफरत क्यों देखती है। कुमार का दिल चाहा कि चिल्लाकर अपने दिल का सारा दर्द निकाल दे, पर वो बस उसकी सांसों की आवाज सुनता रहा। अगले ही पल सगनी ने फोन काट दिया। गुस्से में बड़बड़ाई, आई हेट यू कुमार सिंघानिया, जिस तरह तुमने मेरे भाई को मुझसे दूर किया, तुम भी अपने प्यार के लिए ऐसे ही तड़पो। उधर विवान वापस आया। वह बहुत थका हुआ और परेशान था। तू ठीक है? कुमार पास वाली कुर्सी पर बैठे हुए पूछा। नहीं कुमार, उसने हमें ढूंढ लिया है, वो मेरी बहन को मुझसे छीन कर ले जाएगा। ये कहते हुए विवान बच्चों की तरह कुमार के सीने लगकर बिलक बिलक कर रोने लगा। पागल हो गया है तू? वह कुछ नहीं कर सकता, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे होते हुए सगनी का हाथ भी नहीं लगा सकता। विवान की बात सुनकर गुस्से से कुमार गले की नसें उभर आई थी। तभी विवान झटके से खड़ा हुआ और कुमार के हाथ थाम कर बोला, मेरी बहन से शादी कर ले कुमार। तू ही एक है जिस पर मैं मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। पशुपतिनाथ मुझसे कभी टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। कुमार का दिल जोरों से धड़क उठा। सगुनी उसका पहला और सच्चा प्यार थी, लेकिन उसे यूं मिल जाएगी वो उसने सोचा नहीं था। देख विवान, तू जज्बाती मत बन। मैं नहीं चाहता कि तू सगुनी की मर्जी के बिना उस पर अपना फैसला थोपे। कुमार के दिल पर पत्थर रख कर ये बात कही। वो जानता था सगुनी उससे नफरत करती है। अगली सुबह जब विवान ने सगुनी को अपने दिल की बात कही तो आग बबूला हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैं और कुमार सिंघानिया से शादी कभी नहीं, मरकर भी नहीं।
उसने मेरे भाई को मुझसे छीना है। मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं ही उसकी इकलौती हकदार हूँ, लेकिन उस कुमार ने मेरे प्यार में हिस्सा बांट लिया है और आप चाहते हैं कि मैं उससे शादी कर लूँ। हरगिज नहीं। विवान बेबसी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। समझती क्यों नहीं गुड़िया, कुमार तेरे लिए सबसे अच्छा इंसान है। मेरी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मुझे कहीं नहीं जाना, न कुमार से शादी करूंगी और ना ही किसी और से। और आप मुझसे ज्यादा मजबूर किया भाई तो मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। गुस्से से कहती हुई वो अंदर चली गई। विवान किसी हारे हुए इंसान की तरह जमीन पर बैठ गया। दूसरी तरफ पशुपतिनाथ शराब का घूंट भरते हुए नफरत से बोला, विवान बिल्कुल तैयार नहीं। वह सगनी को हमारे हवाले नहीं करेगा। सामने सोफे पर विनीता सिगरेट का धुआं उड़ा रही थी। उसके साथ विनोद बैठा था, जो एक लालची और ढलती उम्र का व्यापारी था। पशुपति, मुझे मेरा पैसा चाहिए यार। फिर सगुनी, तुमने कहा था उसकी शादी मुझसे कराओगे। विनीत अब बेरहमी से बोली, उठवा लो उसे। विनीता ठीक कह रही है पशुपति। विनोद लालची नजरों से हंसते हुए बोला, सगुनी सोने की चिड़िया है। वो हमारे हाथ में होगी तो विवान काबू करना आसान हो जाएगा। उसे अगवा किडनैप कर लो। पशुपतिनाथ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दरिंदगी वाली चमक आ गई। सगुनी को उठाना इतना आसान नहीं। पहले तो हम उस विवान को रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही सगुनी को काबू में किया जा सकता है। इतना कहकर अपने शैतानी दिमाग में कोई खौफनाक प्लान बनाने लगा। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया और विनीता होठों में एक चालाक मुस्कान लिए उसे देखती रही। इधर कुमार पिछले कुछ दिनों से देख रहा था विवान बहुत खामोश है और किसी गहरी सोच में डूबा रहता। उस दिन के बाद से ना तो उसने खुद कुमार से शादी की बात छेड़ी और ना ही इसके बारे में कुछ कहा था। कुमार समझ गया था कि सगुनी ने शादी से साफ इनकार कर दिया होगा और शायद इसी वजह से विवान खुद को हारा हुआ और अंदर टूटा हुआ महसूस कर रहा था। आखिर एक दिन कुमार अपने दोस्त को ये हालत देख ही नहीं गई। वह अचानक विवान के पास आया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, चल आज तुझे एक बढ़िया सा लंच करवाता हूँ। विवान ने अपनी नम आंखों से कुमार की ओर देखा। कुमार उसके कंधे पर हाथ रखा और बेहद नर्म आवाज में कहा, मैं जानता हूँ तू अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है, लेकिन परेशान होने की कुछ हल नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, बस तू बेफिक्र रहे यार। इतना कहकर उसने विवान को एक सगे भाई की तरह गले लगा लिया। मगर अंदर ही अंदर कुमार का दिल भी भारी था। वो सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसका सच्चा प्यार भी मिल जाए और उसका जिगरी दोस्त भी पहले की तरह खुश रहने लगे। दोनों ऑफिस से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ी रहते कि अचानक सामने से एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक नकाबपोश आदमी बाहर निकला और बिना एक पल गंवाए उसने विवान पर गोली चला दी। गोली की आवाज गूंजते ही जैसे समय रुक गया, विवान के शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। विवान कुमार की एक दर्दनाक चीख निकल गई। वह पागलों की तरह दौड़कर उसके पास पहुंचा। विवान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थी। नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा विवान, कुमार लगभग रोते हुए चिल्लाया। उसने तुरंत ही अपनी मजबूत बाहों में उठाया, गाड़ी में डाला, पागलों की तरह अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। अस्पताल पहुंचते ही कुमार को पहचानते हुए डॉक्टरों ने बिना किसी देरी विवान का इलाज शुरू कर दिया। कुमार की आंखें गुस्से और दुख खून की तरह लाल हो चुकी थी। वह कुछ पल वहीं सुन खड़ा रहा, फिर अचानक बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर भागा। इधर घर पर सुगनी जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकली, सामने कुमार को खून से सने शर्ट और गुस्से से तमतमाया चेहरा साथ खड़ा देखकर उसकी चीख निकल गई, कुमार ये खून, मेरे भाई कहाँ हैं? उसकी आवाज बुरी तरह कांप गई। तभी अंदर से यशोदा मौसी भी घबरा कर दौड़ी आई। बेटा क्या हुआ? विवान कहाँ है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? कुमार की आवाज अब पत्थर जैसी सख्त और भारी हो चुकी थी। सब पता चल जाएगा, चलिए मेरे साथ। उसने शगुनी का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गया। शगुनी का दिल बार बार डर से कांप रहा था। उसका कलेजा जैसे मुंह को आ रहा था।
यशोदा मौसी भी सिसकते हुए उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। पूरे रास्ते शकुनी बस धीरे धीरे दुआ करती रही, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, भगवान प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना, वो ठीक होंगे। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा रुक नहीं रही थी। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचे, शगुनी को पता चला कि विवान को गोली लगी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर उसके सिर पर गिर पड़ा हो। वो यशोदा मौसी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मौसी, मेरा भाई, ये क्या हो गया? उसका दिल दहला देने वाली चीख सुनकर कुमार का पत्थर दिल जैसे दिल भी मोम की तरह पिघल गया। तभी डॉक्टर बाहर आ और बोले, मिस्टर सिंघानिया, मरीज अब खतरे से बाहर है। शुक्र है कि गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे ज्यादा खून नहीं बहा। वे अब सुरक्षित हैं, कल तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही जैसे सबकी जान में जान आ गई। सगनी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। कुमार उसके पास आकर बहुत ही प्यार से बोला और तेजी से बाहर निकल गया। सुगनी की भीगी आंखें दूर तक उसे जाते हुए देखती रहीं। आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। उसने हमेशा कुमार को गलत समझा, उसे बुरा भला कहा, उसे नफरत की, और आज उसी इंसान ने फरिश्ता बनकर उसके भाई की जान बचाई थी। कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। सगनी को लगा कि वह कुमार से माफी मांगने के लायक नहीं बची है। वो खाली कुर्सी पर बैठी बस चुपचाप बेबसी से रोती रही। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पशुपति नाथ को हर हाल में सलाखों के पीछे देखना है। वह मुजरिम है, उसी ने मेरे भाई जैसे दोस्त पर गोलियां चलाई। कुमार सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा था। गुस्से भरकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। देर रात जब कुमार वापस अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि सगनी कुर्सी पर बैठी कहीं खोई हुई है, जैसे अपने ही ख्यालों में डूबी हो। ये लो, कुछ खा लो, दोपहर से भूखी हो। कुमार ने पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान उसके सामने रखते हुए बहुत धीमी और थकी आवाज में कहा। सगनी ने धीरे से अपनी रोई हुई आंखों से उसकी ओर देखा। कुमार, मुझे एक बात बताइए, ये सब किसने किया? आखिर किसकी दुश्मनी हो सकती है मेरे भाई से? कौन उनकी जान लेना चाहता है? बताइए मुझे। वो अचानक खड़ी होकर बेचैनी से उसके बिल्कुल करीब आ गई। कुमार ने एक ठंडी और दर्द भरी नजर उस पर डाली। उसके सीने में दफन प्यार अब शब्दों में बहाने को बेताब थे। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं सगनी। आखिर मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं कुछ बोलूं तुम्हारे लिए? तो मैं हमेशा वही मुजरिम रहा हूँ जिसने तुम्हारे भाई विवान को तुमसे दूर किया, वह गुनहगार जिसे तुम देखना तक पसंद नहीं करते। अनचाही कुमार के दिल का सारा दर्द और सुगनी के लिए उसकी तड़प बाहर आ गई। सुगनी हैरान रह गई। उसकी आंखों में एक ताजा आंसू निकलकर उसके गालों पर गिर गया। सगनी एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। कुमार की बातों में छिपा वो गहरा दर्द उसे अंदर तक छू गया। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। मिस्टर सिंघानिया, आपके पेशेंट को होश आ गया है। ये सुनते ही दोनों तेजी से विवान के कमरे की ओर भागे। उधर यशोदा मौसी एक कोने में बैठी भगवान से रो रो कर विवान के ठीक होने की मन्नतें मांग रही थी। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि विवान अपनी अधखुली आंखों से उन्हें देख रहा था। दोनों एक साथ खड़े देखकर उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। कैसा है यार? कुमार ने झुककर बड़े प्यार से माथे को चूमा, मगर विवान की नजरें अजीब सी बेचैनी के साथ कभी सुगनी पर टिकती तो कभी कुमार पर। फिर अपनी कमजोर आवाज में सुगनी का हाथ थामा। सुगनी, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर देना। देख, अब तो मेरी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। तुझे केवल सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूँ। क्या तू अपने भाई की यह अंतिम गुजारिश पूरी नहीं करेगी? कुमार से शादी कर ले। विवान के इतने उम्मीद भरे और लाचार अंदाज में कहा कि सुगनी फूट फूट कर रो पड़ी। अपने भाई की मौत के मुंह से वापस आते देख उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं बची थी। मैं तैयार हूँ भाई, लेकिन आपको ठीक होना होगा, सगनी ने सिसकते हुए कहा। यह सुनकर कुमार का दिल धड़क उठा। वह सगनी को हैरानी और यकीन के साथ देख रहा था। फिर वो कुछ है जैसे किसी तूफान की तरह तेजी से हुआ। रात तक बीती और सुबह की पहली किरण के साथ कब सुगनी कुमार सिंघानिया बन गई। उसे खुद होश नहीं रहा। उसे एक फैसले के साथ ही जैसे विवान की सारी फिक्र और दर्द
एक पल में गायब हो गया। अपराधी का घमंड और नया प्लान। आप होते कौन हैं मुझे बंदी बनाने वाले? अपने ही बेटे पर गोली क्यों चलवाए? पहले सबूत लेकर आइए, फिर मुझे छुइएगा। पशुपतिनाथ अपने घर आए। पुलिस को देखकर घमंड से भड़क उठा। डीएसपी ने कड़क आवाज में कहा, आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है मिस्टर पशुपति। पशुपति ठहका मारकर हंसा। रिपोर्ट तो कोई भी लिखवा सकता है डीएसपी साहब, लेकिन मुझ पर हाथ डालने के लिए सबूत चाहिए। अगली बार सबूत के साथ आइएगा। उसका मजाक उड़ाने वाला अंदाज देख डीएसपी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन सबूत मिल गया तुझे यहीं से घसीटता हुआ ले जाऊंगा। पुलिस के जाते ही विनीता अंदर से आई और घबराई आवाज में बोली, विवान बच गया। पशुपति, अब हम क्या करेंगे? उस अधेड़ उम्र की विनोद को सगुन कैसे देंगे? पशुपति सुलगती हुई सिगरेट का गहरा कस लिया और धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए बेशर्मी से मुस्कुराया। चिंता मत करो, बेशक वह जिंदा है, लेकिन इस समय अपने पैरों पर खड़ा नहीं है कि अपनी बहन को बचा सके। इसी मौके का फायदा उठाकर हम बहुत जल्द अपना काम पूरा करेंगे। दोपहर के 12 बज रहे थे। अस्पताल में हर तरफ भीड़ थी। सगुनी खामोश निगाहों से वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। तभी कुमार उसके करीब आया, हल्के से गला साफ किया। सगुनी चौंक कर मुड़ी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विवान अब ठीक है, मैं यहाँ हूँ। यशोदा मौसी घर पर अकेली हैं और अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। शादी के बाद यह पहली बार था जब कुमार ने उससे बात की थी। मुझे इस तरह आदेश देने की जरूरत नहीं। जब तक मेरा भाई यहाँ है मैं भी यहीं रहूंगी। सगुनी ने अपने पुराने जिद्दी अंदाज में उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। तभी कुमार ने अचानक बिना किसी हिचकिचाहट के सगुनी की कोमल बांह अपनी सख्त पकड़ में लिया। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें पहाड़ जैसी शक्ति थी। जितना कहा है उतना करो। मैं विवान नहीं हूँ जो तुम्हारी बेवकूफियां सहूंगा। शांति से घर जाओ, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। उसने उसके रौबदार लहजे सुनकर सगुनी एक पल को पत्थर बन गई। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया, रोते हुए अस्पताल से बाहर निकल गई। कुमार के प्यार भरी पर गंभीर नजरों से उसे जाते हुए देखा। उसे पता था सगुनी थक चुकी है और उसे आराम की जरूरत है। उसे भेजकर वापस विवान के पास आ गया। कुछ दिन बीत गए और विवान की सेहत सुधरने लगी। कुमार विवान से हंसी मजाक कर रहा था। बहुत जल्द मेरा परिवार विदेश आ रहा है। अब तू जल्दी ठीक हो जा ताकि मैं अपनी पत्नी की विदाई करा कर ले जाऊं। विवान हंसा। अब तुझे पता चलेगा। अब जब वो झांसी की रानी तेरी गर्दन पर तलवार तान कर खड़ी रहेगी। तभी कुमार के मोबाइल पर सगुनी की कॉल आने लगी। उसने हैरान होकर कॉल उठाया। हेलो बेटा कुमार। सगुनी दूसरी तरफ से सगुनी की जगह यशोदा मौसी रोती हुई आवाज सुनकर कुमार का दिल बैठ गया। क्या हुआ मौसी? सब ठीक तो है? कुमार घबराकर चिल्लाया। बेटा सगुनी, वो लोग सगुनी को ले गए। उसका बाप आया था, उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। यशोदा मौसी बिलख रही थी। सुनते ही कुमार के भीतर जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। वो इतनी हिम्मत कि वो मेरी पत्नी को ले जाए? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मौसी। ये मामला अब तक विवान का था इसलिए बचा रहा, लेकिन अब तक बात कुमार सिंघानिया की पत्नी की है। जो मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालेगा मैं उसे यमराज के पास पहुंचा दूंगा। कुमार किसी घायल शेर की तरह अस्पताल के बाहर निकला। उधर सगुनी को एक आलीशान कमरे के लाकर ताले में बंद कर दिया गया। वो बस रोए जा रही थी। अचानक वो उठी और दरवाजा पीटने लगी। दरवाजा खुला और सामने विनीता खड़ी थी। वह लाल साड़ी और भारी मेकअप में थी। ये लो कपड़े, इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारी शादी है। पंडित जी आ रहे हैं। विनीता की तीखी आवाज से कहा। क्या मतलब है आपका? मेरी शादी होती कौन है आप लोग? मेरी शादी हो चुकी है। सगुनी नफरत से चिल्लाई। बेशरम कहीं की तेरा बाप है वह जिसके कहने पर यह सब हो रहा है। शराफत से शादी कर ले वरना जान से जाएगी। विनीता ने धमकी दी। सगुनी की आंखों में आग धधक उठी। कौन बाप? मेरा कोई बाप नहीं। मेरा केवल एक भाई है और एक पति। जाकर बता दो अपने उस नीच पति को। सगुनी कुमार सिंघानिया किसी के आगे नहीं झुकेगी। मैं कुमार सिंघानिया की पत्नी हूँ और बहुत जल्द वह तुम लोगों को तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा देंगे। सगुनी पूरे अधिकार के साथ चीखी।
तब विनीता की आंखें गुस्से से उबल पड़ी। क्या क्या कह रही है तू? तेरी शादी हो चुकी? विनीता की आवाज में हैरानी थी। आप जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ, शगुनी अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। तभी पशुपति नाथ तेजी से उसकी ओर बढ़ा और उसने शगुनी को कोमल बाह को बेरहमी से दबोच लिया। एक बात कान खोलकर सुन ले लड़की, तेरा अब कोई भाई नहीं है, तुझे यहीं रहना होगा, और अगर पंडित जी के आने पर तूने कोई रुकावट डाली तो मैं अपने हाथों से तुझे मार डालूंगा। पशुपति की सुगनी की इतनी जोर से धक्का दिया वो सीधे बिस्तर पर जा गिरी। तभी एक नौकर हाँफता हुआ अंदर आया। मालिक मालिक, पुलिस आ गई है, उन्हें पूरे अंडे को घेर लिया। अभी वो बोल ही रहा था कि पूरे घर में कुमार की दहाड़ गूंज उठी। शगनी शगनी, पशुपति और विनीता का चेहरा रंग सफेद पड़ गया। उधर शगनी ने पहली बार उस आवाज में अपने रक्षक की पुकार सुनी। वो उठकर भागते हुए उसे गले लगाने ही वाली थी कि पशुपति ने उसका हाथ फिर कस कर पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है सिंगानिया साहब, जरा अपनी पत्नी की कीमत तो चुकाते जाइए। पशुपति शैतानी मुस्कान के साथ कुमार के सामने आया। यह सुनते ही कुमार का खून खौल उठा। नीच इंसान, मेरी पत्नी को छोड़ दे, शर्म कर, वह तेरी अपनी औलाद है जिसका तू सौदा करने चला है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुमार गले की नसें तन गई। मेरी कोई औलाद नहीं, सिर्फ पैसा ही मेरा भगवान है। पशुपति की इस घटिया बात पर शगुनी ने उसे नफरत और दर्द से देखा। नाम का ही सही, पर वह उसे पैदा करने वाला था जिसके दिल में दया का नाम वो निशानी भी नहीं था। शगुनी ने मौका देखकर पशुपति के हाथ पर अपनी पूरी ताकत से अपने दांत गड़ा दिए। दर्द से तड़पकर पशुपति ने हाथ छोड़ दिया। मौका मिलते ही शगुनी भागकर कुमार के चौड़े सीने से जा लगी और उसकी सुरक्षित बाहों में छिप गई। तभी डीएसपी ने कुमार का इशारा पाते ही गोली चला दी। अगले ही पल पशुपति नाथ, जिसे अपनी गलत तरीके से कमाई दौलत और घमंड का बड़ा नाज था, बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। विनीता की चीखें कानों में चीर रही थी। कुमार के इशारे पर पुलिस उसे पकड़ ले गई। कुमार ने शगुनी को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे नरक से बाहर ले आया। मैं बहुत डर गई थी कुमार, जानते हैं मैं उस वक्त मुझे आपकी कितनी याद आई थी, कितनी बार मैंने आपका नाम पुकारा। शगुनी ने अपनी भीगी पलकें झुकाते बहुत ही कोमल आवाज में कहा। कुमार चुप होकर उसकी लंबी और कांपती पलकों को देखता रहा। फिर उसने शगुनी के चेहरे को अपने हथौली से थाम लिया। मैंने बहुत पहले खुद से वादा किया था कि इस भोली सी लड़की की रक्षा अपनी जान से बढ़कर करूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी पत्नी हो, मैं कैसे तुम्हें किसी की बुरी नजर लगने देता। कुमार की बातों में प्यार और परवाह देख शगुनी उसे निहारती रह गई। मेरी सुनी जिंदगियों में खुशियां बनकर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने माथे पर कुमार के होठों का स्पर्श महसूस करते ही शगुनी की आंखें बंद कर ली। वह एहसास दुनिया का सबसे सुखद अनुभव था। उसकी आंखों में आंसू बहने ही वाले थे कि कुमार ने अपनी उंगली से उन्हें पोंछ दिया। आज वादा मैं खुद तुमसे करता हूँ कि तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ डट कर खड़ा रहूंगा। तुम तक पहुँचने वाला हर कष्ट को पहले कुमार से होकर गुजरना होगा। विवान पूरी तरह ठीक होने में कुछ समय लगा, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के उस कमरे में आज पहली बार सबके चेहरे पर सुकून और तसल्ली थी। कुछ दिनों बाद विवान को घर ले जाया गया। घर में विदाई की छोटी सी रस्म रखी गई। यशोदा मौसी ने कांपते हाथों से शगुनी के सिर पर लाल दुपट्टा ठीक किया। उनकी आंखें नम थीं पर दिल में संतोष था। शगुनी उनसे लिपट कर रो पड़ी। अपना ध्यान रखना मौसी, और भाई को समय पर दवा देते रहना। जब तक इस घर में मेरी भाभी न आ जाए तब तक मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना। कुमार पास ही खड़ा ये सब देख रहा था। उसने धीरे से शगुनी के हाथ में अपना हाथ लिया और जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब वो अकेली नहीं है। विदाई के समय विवान आगे बढ़ा। मेरी बहन को कभी दुख मत देना यार, विवान ने आधे मजाक और आधे प्यार में कहा। कुमार हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब वो मेरी जान है। विवान उसे दुख देना तो दूर, मैं उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। कुमार के आलीशान और सजे हुए बेडरूम में शगुनी बेचैनी से टहल रही थी। शादी की पहली रात के बारे में उसने जो कुछ सुना था उसे सोचकर वह डर रही थी। वह कोमर और
18 साल की लड़की और कहाँ 29 साल के कुमार सिंघानिया। कभी उसे पसीना आता तो कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती। तभी कुमार कमरे में आया। सगुनी के चेहरे पर डर देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। सगुनी झट से उसके पास पहुंची। आप मुझे मुंह दिखाई देंगे ना? कुमार हैरान हुआ। हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुंह दिखाई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आज तो हमारी सुहागरात है। सुहागरात का नाम सुनते ही सुगनी के चेहरे पर खौफ कुमार ने साफ देख लिया। पर आप वादा करें कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे जरूर देंगे। कुमार ने सगुनी का ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में लिया। वादा है मेरी जान, जो मांगोगी वही दूंगा। प्लीज आप मेरे साथ ये रस्म मत कीजिए। मैं अभी बहुत छोटी हूँ ना, इसीलिए जब मैं 20 साल की हो जाऊं तब आप अपना ये अधिकार पूरा कर लेना प्लीज। उसकी बड़ी बड़ी आंखों नमी चमकने लगी। सगुनी का यह मासूम डर देखकर कुमार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, वरना मेरा इरादा तो कुछ और ही था। उसने धीरे से उसने अंगूठे से सगुनी के मखमली होठों को छुआ। इस स्पर्श से सगुनी का पूरा शरीर एक मीठी सी रन दौड़ गई। मैं कपड़े बदल लूं? वह घबरा कर उससे अलग होने लगी। कुमार आज पहली बार सगुनी का यह शर्म से भरा रूप देख रहा था और उसे मन ही मन मजा आ रहा था। सगुनी ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ती इससे पहले ही कुमार ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे अपने चौड़े और गर्म सीने से सटा लिया। आप क्या कर रहे हैं? आपने तो मना किया था ना? सगुनी की आवाज में कंपन था। कुमार ने उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, हाँ तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ, पर अपनी पत्नी को बाहों में भरने से मुझे कोई वादा नहीं रोक सकता। लेकिन मेरी एक शर्त है। कुमार ने शगुनी की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, बिस्तर पर हम एक ही सैर करेंगे और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर ही सोऊंगा। लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। सुहागरात तो बहुत दूर की बात है। सगुनी के लिए स्थिति मुश्किल थी, लेकिन सुहागरात की घबराहट से बचने के लिए उसने ये शर्त मान ली। कुमार के होठों पर एक जीत वाली मुस्कान आई। उसने छोड़ दिया। जब सुगनी कपड़े बदल कर आई तो कुमार पहले ही बिस्तर पर आराम कर रहा था। सुगनी शर्म और संकोच के साथ उसके पास लेट गई। कुमार ने तुरंत उसे खींचकर अपने तपते हुए चौड़े सीने से सटा दिया। वादा किया था तो उसे पूरा भी करो। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर ही लेटना है। उसने सगुनी को खुद से समेटे हुए अपने होंठ उसके माथे पर टिका दिए। कुमार की खुशबू उसके सुरक्षित बाहों में आते ही सुगनी के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। एक हल्का सा कंपन उसके शरीर में होने लगा, जिसे कुमार साफ महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपना एक हाथ सुगनी के कोमल पेट पर रखा, ऊपर की ओर सरकाया। सुगनी की सांसें जैसे रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। कुमार उनकी चंचल धड़कनों को अपने हाथ रखते हुए साथ खेलने लगा। सुगनी की होंठ एक गहरी आह निकली। उसने कुमार का हाथ अपनी मुट्ठी में भींच लिया। कुमार, आप धोखेबाज, चीटिंग कर रहे हैं। आपने मना किया था, ये सब नहीं करना था। उसने कांपती आवाज में कहा। कुमार ने मुस्कुराते हुए उस कान के पास फुसफुसाया, हाँ तो मैं कहाँ सुहागरात मना रहा हूँ, बस तुम्हें गले लगा कर ही तो लेटा हूँ। उसने सुगनी के नाजुक गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसकी मदहोश कर देने वाली खुशबू को अपने अंदर उतार लिया। सुगनी के लिए किसी पुरुष का यह पहला स्पर्श था और उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, कुमार मुझे कुछ हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना? कुमार ने उसकी कोमल त्वचा को होठों से छूते हुए पूछा। सुगनी ने डर और सुख के मिले जुले एहसास के साथ हाँ में सिर हिलाया। अगले ही पल कुमार ने बड़ी कोमलता से उसकी रेशमी कमीज के बटन खोल दिए, उन मासूम धड़कनों को अपनी हथेलियों में भर लिया। सुगनी होठ में एक सिसकारी निकल गई। वो शर्म के मारे कुमार के सीने में अपना मुंह छुपा गई। कुमार उसके कंधों पर कपड़े हटाते हुए वहां अपने गर्म होठों का निशान छोड़ने लगा। सुगनी उसके स्पर्श की आग में पूरी तरह बिखरने लगी। कुमार ने देखा कि सुगनी अब पूरी तरह तैयार है तो उसने शरारत से उसके कान में कहा, गुड नाइट सुगनी, सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। सुगनी ने झट से कुमार की बनियान को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। नहीं कुमार, अब मुझे नहीं सोना, मुझे
बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे सुहागरात मनानी है। उसकी ये भोली सी बात सुनकर कुमार अपनी हंसी नहीं रोक पाया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सगुनी की बनावटी गुस्से के साथ कहा। बिल्कुल नहीं मेरी जान। कुमार ने उसे तकिया पर सीधा लिटाया और उसके बाकी बटन खोलते हुए उसकी धड़कनों में अपना चेहरा छुपा लिया। सगनी भी सब कुछ भूलकर कुमार के गले में अपनी बाहें डालकर पूरी तरह उसके नाम हो चुकी थी। उस रात चांदनी गवाह थी उनके एक होने की। कुछ हफ्ते बीत गए। विवान अब पूरी तरह ठीक होकर अपने काम पर लौटने लगा था। विवान और कुमार ने अब अपने बिजनेस को पार्टनरशिप में आगे बढ़ाया। एक दिन विवान अपने ऑफिस से केबिन से बाहर निकल रहा था कि अचानक एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई। ओह माफ कीजिएगा। विवान झुककर नीचे गिरी फाइल उठाने लगा। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सर, गलती मेरी थी। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। उसका नाम ईशा था। शांत, समझदार और साफ दिल की। कुमार ने उसे विवान की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर नौकरी पर रखा था। धीरे धीरे उनके बीच भी प्यार की शुरुआत होने लगी और विवान की जिंदगी में भी खुशियों की रोशनी लौट आई। उधर कुमार और शगुनी की जिंदगी अब पूरी तरह सुखद थी। एक शाम कुमार उसे शहर के दूर शांत झील के किनारे ले गया। हल्की फुल्की हवा चल रही थी, सूरज डूब रहा था। तुम यहाँ क्यों लाए हो, पता है? कुमार ने प्यार से पूछा। सगनी ने नाम में सिर हिलाया। कुमार ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोला, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और मुझे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी के हर खूबसूरत पल यहीं जीना है। सुगनी शर्म से सिमट गई, अपनी पलकें झुका ली। कुमार उसके माथे को चूमा और कहा, तुम्हारी ये मुस्कान ही मेरी दुनिया है। सुगनी ने अपना सिर कुमार के मजबूत कंधे पर टिका दिया। उस पल दोनों के लिए एक ही बात थी। उसके जीवन की दुख की जगह सिर्फ प्यार, समर्पण और शांति बची थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।